सावन का महीना है, बोलबम शुरू हो गया है। माँ घर पे नहीं थी, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहे थे, तो इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल रहे थे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने की। और अब मेरे चैनल में भी ज्वाइन का बटन ऑन हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ मेंबर्स के लिए भी कुछ FF शेयर कर सकती हूँ। ज़्यादातर व्यूअर और सब्सक्राइबर को पता नहीं होता मेंबरशिप है क्या, इसे लेने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा और हमें क्या फ़ायदा होगा। मेंबरशिप के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहां मैं विस्तार से सब बातें बताऊंगी, एकदम सिंपल भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ आए। मेंबरशिप लिया तो आप लोगों को मेरी तरफ से क्या क्या सुविधा मिलेंगे, उस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल कुछ गलत ना सोचने लग जाओ, इसलिए मैं बता दूं, अगर किसी ने मेंबरशिप खरीदा भी तो भी मैं उनका नुकसान होने नहीं दूंगी। अगर किसी ने खरीदा भी नहीं तो भी मैं नुकसान होने नहीं दूंगी। जैसे कि इस वो आईनी FF का 3 सीजन है। ये सीजन 1 है, सीजन 2 और सीजन 3 भी मैं पब्लिकली ही पब्लिश करूंगी, ताकि सारे लोग देख पाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि सीजन 1 मैंने आप सबको सुनाया है, अगर सीजन 2 और 3 में सिर्फ मेंबर को ही सुनाऊंगी तो ये नाइंसाफ़ी होगा। इसलिए मैं इस FF का सीजन 2, 3, स्लीपिंग हैंडसम का सीजन 2 और जितने भी FF का सीजन 2 आने वाले हैं, मैं वो सारे के सारे पब्लिकली ही सुनाऊंगी। तो मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी, और अगर किसी ने मेंबरशिप खरीदा भी तो मैं उनका नुकसान नहीं करूँगी। खैर, इस बारे में मैं अलग से वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगी, वो भी सिंपल भाषा में, ताकि आप लोग समझ जाओ आखिर मेंबरशिप है क्या, उसे लेने से आपको क्या फ़ायदा है और मुझे क्या फ़ायदा है। तो चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। चिंगहेंगजुन जब जिंगसी पहुंचा, देखा फ्लोर पे वांगजी का चित्र पड़ा हुआ है। बेटा बिस्तर पे रो रहा है, लेकिन यूशी यहाँ वहाँ वांगजी के चीज़ों को ढूंढने में लगी हुई है। बच्चा रो रहा है, चुप करवाना चाहिए। तुम्हारी ध्यान कहाँ है? हाँ, ओह, वो मुझे ये तस्वीर मिली, मैंने सोचा और भी होगा, ढूंढ लेती हूँ, एक साथ फेंक दूंगी। उठाओ। जी? जिस हाथ से मेरे बेटे के तस्वीर को नीचे रखा, उसी हाथ से उठाकर साफ करो और वापस जगह पे रखो। वांगजी के चीजों पे हाथ डालने की अनुमति किसने दिया? उठाओ। यूशी ने तुरंत उठा ली। साफ करो और वापस जगह पे रखो। बच्चे को चुप करो, दोबारा मुझे मुंह ना खोलना पड़े, याद रखो। अगर मुझे दोबारा रोने की आवाज़ सुनाई दिया। जल्दी जल्दी चित्र को पोंछकर वापस रखने के बाद यूशी बेटे को शांत करने लगी। लियांगहुआ के साथ रहते हुए चिंगहेंगजुन ने कभी नन्हे बेटे वांगजी को इस तरह रोता नहीं सुना था। लियांगहुआ वक्त की इतनी पक्की थी कि नन्हे बेटे को कब भूख लगता है, कब सोना है, कब टहलने जाना है, सब पता था। वो हर काम वक्त पे किया करती थी, यहाँ तक जांगफू के ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन यूशी, उससे तो बच्चे भी संभाला नहीं जाती, फिर चिंगहेंगजुन के ज़रूरतों का ख्याल कैसे रखेगी। चिंगहेंगजुन वापस रूम पहुंचकर लेट गया। अब वो लियांगहुआ, बेटा और नन्ही सी बेटी को याद करके आंसू बहाएगा। उन तीनों के बिना उसे कबीला में ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अपना कहने के लिए अब कबीला में कोई नहीं है, सब पराया है, किसी के साथ कुछ रिश्ता नहीं है, सब उसे अनजान लगता है। यूशी किसी किसी बात पे सवाल उठाने लगती है। जिस दिन मुयांग यानी यूशी की बेटे का नाम रखा गया था, उस दिन भी यूशी ने सवाल उठाई थी कि आपने हमारे बच्चे का नाम मुयांग क्यों रखा? ये नाम किसी भी तरफ से आपके साथ जुड़ नहीं रहा। आप ऐसा नाम क्यों नहीं रखते जिसके आखिर में जून मौजूद हो? इसमें क्या कमी है? इस नाम में जून नहीं है। किसी नाम के आखिर में जून शब्द होने का मतलब होता है सुंदरता। आपने वांगजी का नाम हांगवांगजुन रखा, आपका नाम चिंगहेंगजुन है, तो फिर हमारे बच्चे का नाम मुयांग क्यों? तुम्हें क्या लगता है मेरी माता पिता ने मेरा नाम चिंगहेंगजुन रखा इसलिए मैं सुंदर हूँ? जून यानी सुंदर, लेकिन जरूरी नहीं चेहरे से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति अंदर से भी सुंदर हो। लेकिन मैं चाहती हूँ आप नाम अपने तरह रखें। यूशी, नाम मुयांग ही रहेगा। अगर तुम्हें लगती है मुयांग नाम के वजह से ये मेरे जितना सुंदर नहीं हो पाएगा तो तुम गलत हो। ऊपरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। उदाहरण तुम्हारी सामने खड़ा है। मैं सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखता हूँ, मेरा मन सोच सुंदर नहीं है। उस दिन इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया था। लियांगहुआ कभी उससे सवाल नहीं किया करती थी। मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया है ना लियांगहुआ? मुझे एहसास हो चुका है। मुझे लगा मेरे प्यार में क्या कमी है। मुझे हमेशा लगा मैं एक अच्छा जांगफू हूँ,
जो भी हो, किसी दूसरी के साथ पूरी रात नहीं बिताता हूँ। शारीरिक होके अपने लियांगहुआ के पास लौट आता हूँ, क्योंकि मैं लियांगहुआ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा ये सोच गलत था। अब एहसास हुआ मुझे, मैं प्यार के वजह से नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास लौटा था, क्योंकि तुम्हारे बिना इस मतलबी को नींद आता जो नहीं था। मैं कहता आया तुम मेरी पत्नी हो, यही तुम्हारे लिए खुशी की बात होना चाहिए। पता नहीं कब मेरा प्यार मतलब में बदल गया, मेरा सोच कब इतना गलत हो गया। मैं अकेला पड़ गया हूँ लियांगहुआ। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं रहा। 2 दिन बाद वांगजी चला गया। मैडम लैन को घबराहट तो हो रही थी, कैसे नहीं होगी, माँ है वो, और अभी सारे जिम्मेदारी वांगजी ही तो उठा रहा है। बाप बेटे दोनों में जिम्मेदारी उठाने का अलग ही तरीका है, बहुत अंतर है। वांगजी के जाने के बाद मैडम लैन ने पहले नन्हे विंग को विद्यालय पहुंचाया, फिर बोंग के घर पहुंचा। गगा, क्या यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर नहीं है, हम यहाँ तब पूजा करते हैं जब धान रोपाई होते हैं, तब वही पूजा किया जाता है। ये गांव बहुत पुराना है, फिर यहाँ एक भी मंदिर क्यों नहीं है? मैं पूजा करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर मन साफ हो तो भगवान हर जगह है, हवाओं में, पानी, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, धूप, छाँव, हर जगह भगवान है। बस साफ होना चाहिए मन। जहाँ भी रहो, अगर मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचेगा। यह कहते हुए आखिर में मुस्कुराते हुए बोंग मैडम लैन की सिर पे थपथपाने लगा। मैडम लैन नरम आंखों से देखती रह गई। बोंग ने सच कहा, अगर मन अच्छा ना हो तो मंदिर में होकर भी भगवान ना होने के बराबर होगा, और अगर मन अच्छा हो, जहाँ से भी प्रार्थना करो, भगवान जरूर सुनेगा। यह तो सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर तुम सोचते क्या हो। वांगजी के लिए चिंतित होना, वो बच्चा बहुत हिम्मत वाला और होनहार है। चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। अगर तुम मंदिर ही जाना चाहती हो तो काइमिंग तुम्हें हमारे पूर्वज के मूर्ति के पास लेकर जाएगी। आधे घंटे की दूरी में एक गुफा है, वहाँ हम तभी जाते हैं जब किसी की शादी करवाना होता है। तुम वहाँ जाकर मन हल्का कर सकती हो, वो ज़रूर तुम पे कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आखिर वांगजी इस गाँव का भविष्य जो है। काम के वजह से मैडम लैन के साथ काइमिंग तो नहीं जा पाई, लेकिन उसने दाइलू को साथ भेजा। मैं आपके साथ जा रही हूँ, इसके लिए आप मुझे क्या देने वाले हो? तुम अपना काम छोड़कर आए, शुक्रिया। मुझे कोई काम नहीं होता, मैं दिन भर जो मन में आए वही करती रहती हूँ। आज तक तो मैंने दाइलू को सिर्फ खड़ी होकर लोगों को देखते हुए ही देखी है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। दाइलू खामोश खड़ी रहकर सिर्फ देखती रहती है। आखिर ये ऐसा क्यों है? बिल्कुल नहीं बदली। मेरे पास माँ और पापा के अलावा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप भी अकेली हो? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरा 2 बेटा है, वांगजी और बाओ। बेटी है हुआ, लेकिन आपका जांगफू वो साथ नहीं है, इसलिए आप अकेली हो। उनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ती मुझे, बस बच्चे साथ रहे इसी में बहुत खुश हूँ। कोई कमी भी महसूस नहीं होती मुझे। बदले में तुम्हें कुछ चाहिए था ना? पिछली बार मैंने तुम्हें गर्म कपड़े दिए थे, क्यों ना इस बार
रुमाल बना कर दूँ? वह फूल की बुनाई करूँगी। तुम्हें कौन सी फूल ज़्यादा पसंद है? कोई पसंद नहीं है। लड़कियों को कोई फूल पसंद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं है। क्यों ना चमेली की फूल बना कर दूँ? वो छोटे छोटे होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैंने कभी नहीं देखा। क्या रुमाल से खुशबू भी आएगा? खुशबू तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो मैं तुम्हें चमेली की इत्र खरीद कर दूंगी। एक गुप्त बात बताओ? मना किसने की? मेरी गले पे सूंघ कर देखो। कुछ पल दायलू अजीब नज़र से देखती रही, फिर मैडम लैन बाल हटाकर झुक गई। दायलू को एक अच्छी खुशबू का एहसास हुआ। यह गंधराज फूल की खुशबू है। फिर आप यही फूल बनाना। ठीक है, देखा, पसंद आया ना? कहाँ से मिलते हैं? ये खुशबू पैदाइश है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी गले की खुशबू का रहस्य किसी को बताना मत। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बात करते करते वो दोनों आधे घंटे में पहुंच गए। दायलू चुपचाप खड़ी रही और मैडम लैन घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। खाली हाथ नहीं आई है वो। भेंट के तौर पे 3 मक्का, 3 खीरा और एक बुना हुआ कपड़े लेकर आई है। उसने नन्ही बेटी के लिए भी प्रार्थना की और आखिर में हाथ नन्ही जान की सिर पे फेराने लगी ताकि आशीर्वाद लगे। फिर रात को सोते वक्त, मम्मा बाउनी रोइया जंपू कुछ है ना? हाँ, वो खुश है बाऊ। जंपू को याद कर रहा हूँ। मैं भी याद कर रही हूँ। वो जल्द ही लौटेगा। सो जाओ। मम्मा ओ आईनी। वो ये आईनी बाऊ। मैडम लैन ने माथे पे चुमा, फिर नन्हे विंग सो गया और मैडम लैन दोनों बच्चों को चादर उड़ाने के बाद रुमाल में गंधराज फूल बनाने लगी। दूसरी तरफ चिंगहंजन सोच रहा है कि इस तरह वो लियांगहुआ को रखेल और नवजात शिशु को नाजायज कहा करता था। उस वक्त उसे ये 2 शब्द बहुत छोटा और साधारण लगा था, लेकिन अब जब भी सोचा करता है दिल पे बहुत दर्द होता है। सोचा करता है काश उस वक्त वो कुछ ना कहता और नन्हे विंग को स्वीकार कर लेता। आखिर उसने क्यों ही जुल्म किया उस मासूम बच्चे पे? ऐसा नहीं है कि उसे उस मासूम पे प्यार नहीं आ रहा था, बहुत प्यार आता था, लेकिन फिर भी वापस करने के चक्कर में उसने अपने अच्छाई को पूरी तरह छुपा लिया था। कुछ देर बाद वह यूशी खाना लेकर पहुंची। 2 पल देखने के बाद अंदर जाकर उसने मेज पे खाना रख दी। चिंगहंजन का ध्यान बिल्कुल भी उस पे नहीं है, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया है। खाना रखने के बाद भी यूशी कुछ पल खामोशी से देखती रही, फिर नन्हे बेटा यानी मुयांग को चिंगहंजन के गोद में रख दी। तब जाके चिंगहंजन ने बेटे पे नज़र किया। क्या आपको यहाँ थोड़ा गर्मी महसूस नहीं हो रहा? बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रहा है। आपको बाहर टहलना चाहिए, यांग को भी अच्छा लगेगा। खाना खाकर आ जाइए। वो निकल गई। अरे पागल औरत, कम से कम बच्चे तो साथ लेकर जाती। खाना दे गई, साथ ही बच्चा भी। चिंगहंजन बच्चा संभालेगा या खाना खाएगा? खैर, चिंगहंजन ने नज़र बेटे पे किया जो दिखने में बहुत प्यारा और मासूम है। वो कितना बुरा, लापरवाह और अयासी करने वाला पति और पिता था, मुयांग इस बात का एक जीता जाता सबूत है। उसने उस दिन को याद किया जब लियांगहुआ ने कही थी, हाँ उसे यूशी की गर्भावस्था के बारे में पता है, कल ही पता चली। भले ही उस वक्त लियांगहुआ ने शांति से मुस्कुरा कर जवाब दी थी, लेकिन उसे कितनी दुख दर्द हो रही थी ये अब जाके चिंगहंजन को समझ आ रहा है, एहसास हो रहा है, महसूस कर पा रहा है। अगर कल को उसे लियांगहुआ मिल जाए और वो देखे लियांगहुआ गर्भवती है लेकिन बच्चे का पिता कोई और है, तब उसे कितना दुख दर्द होगा ये अब जाके समझ पाया है। आखिर वो कैसा पिता है जो बेटे के सामने यूशी के साथ रोमांचक हो रहा था। उस दिन दरबार में सिर्फ वांगजी ही नहीं, वो 5 साल का मासूम बच्चा विंग भी था। आखिर वो इतना घिनौना और बेशर्म कैसे हो सकता है? बहुत कुछ सोचकर उसका आंसू फिसलने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कोई उसका आंसू पोंछ रही है। उसने व्यक्ति पे नज़र किया, देखा चेहरे पे हल्की मुस्कान है और ना रोने के लिए इशारा कर रही है। लियांगहुआ। कुल प्रमुख, अब ठीक तो है ना? चिंगहंजन अचानक होश में आया। ये तो इमी है, लेकिन उसे लियांगहुआ दिख रहा था। इमी ने मुयांग को अपने गोद में ले ली। आप ठीक तो है ना?
खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। अब चिंगहेंजुन को लगता है वो दिमागी रूप से पीड़ित हो रहा है। आखिर उसे इमी के जगह लियांगहुआ कैसे दिखा। उसे एक साथ ठंड और गर्मी महसूस होने लगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सोना चाहता हूँ, मुयांग को लेकर जाओ। वो लेट गया। लेकिन खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। चिंगहेंजुन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इमी खामोशी से निकल गई। जिंशी के दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद यूशी ने दरवाज़ा खोली। क्या हुआ? मैं इसे दे आई थी, तुम क्यों ले आई? सोचने वाली बात है यूशी। आखिर वो बच्चा संभालेंगे या खाना खाएंगे? उन्होंने मना नहीं किया था। सोचना तुम्हें चाहिए, रखो अपने साथ। तुम क्यों इतनी फुदक रही हो? स्त्री के नाम पे धब्बा औरत, उनके लिए फिक्र करना सीखो। उसने मुयांग को थोड़ी गुस्से से थमा दी, फिर वापस लौटी। पहले इमी को मैडम लैन के लिए बुरा लग रही थी और अब चिंगहेंजुन के लिए लग रही है। करीब बैठकर वो चिंगहेंजुन के सिर पे हाथ फेराने लगी। यूशी के अलावा वो सबके लिए दुखी हो सकती है। चिंगहेंजुन को इमी की एहसास हो रहा है। कुछ देर बाद उसने अचानक आंखें खोला। देखकर इमी को ऐसी लगी जैसे अभी अभी चिंगहेंजुन को सांसें लेने में परेशानी हुआ। आप ठीक तो है ना? मैं महोदया वैद्य को बुला लाती हूँ। नहीं, मेरा फिक्र करना छोड़ो, जाओ। मैं यही रहूंगी। इतने प्यार की काबिल नहीं हूँ मैं। याद करो, मैंने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल ही किया है। जाओ। आपने कभी हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मैं प्यार नहीं मांग रही, बस आपका ख्याल रखने दीजिए। दूसरे तरफ मुंह करके खुद को जकड़ते हुए चिंगहेंजुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो लियांगहुआ को बहुत याद कर रहा है। लियांगहुआ। अब इमी की आंखें भी नमी होने लगी। वही बाहर मौजूद यूशी खामोशी से सब सुन रही है। पूरी रात फ्लोर पे बैठे बैठे इमी ने चिंगहेंजुन का ख्याल रखी। फिर सुबह के 5 बजे वो बाहर निकली। पहली और आखिरी बार मेरी चेतावनी है, उनसे दूर रहो। नज़र घुमाकर देखा, कुछ दूरी में यूशी खड़ी है। प्यार दिखाकर करीब होने की कोशिश मत करो। मेरे अंदर उनके लिए प्यार से परवाह है, चाहत नहीं है। जो भी है दूर रहो। क्यों? डर है कहीं मैं भी तुम्हारी तरह करना दूँ? हर कोई यूशी तो नहीं है ना, जो थोड़ा सा शहद खाने के बजाय पूरा छत्ता ही तोड़ ले। मैंने कही दूर रहो। भूलो मत, रखेल हो तुम। रखेल की तरह रहो, मेरे साथ मुंह मत लगो। रखेल की क्या औकात है मेरे साथ? लेकिन तभी इमी ने एक जोर का तमाचा लगा दी। बात पूरा करने का मौका तक नहीं दी। यूशी बोलना चाहती थी, रखेल की क्या औकात है मेरे साथ मुंह लगाने की। अचानक हुआ इसलिए यूशी को सदमा लगी। आखिर कैसे इमी ने उस पर हाथ उठाया, कैसे इमी ने महोदया को थप्पड़ मारी। चेहरे को सीधा करके वो इमी को हैरान और गुस्से नज़र से घूरने लगी। कल तक जो खुद रखेल थी, आज वो मुझे रखेल की औकात बताएगी। कल तक तुम भी रखेल ही थी, तुम भी उनके सामने पैर फैलाया करती थी। वो बच्चा मुयांग, नाजायज़ बच्चा है वो, बिना शादी के पैदा हुआ है वो। खुद सोच कर देखो, शर्म है भी? परसों ही रखेल बनकर आई और कल को उनके ऊपर डोरा डाली। रानी की जगह छीनकर आज खुद को महारानी कहती हो। चोर हो तुम, पति चोर, लालची महिला। असली बेशर्म रखेल, बेइज्जत तुम हो, और वो बच्चा असली नाजायज़ बच्चा है। अगली बार से मेरे सामने अपनी ये गंदी जुबान चलाने से पहले लाखों बार सोचना, वरना दोनों गाल पे ताली बजेगी। इमी, वो आवाज़ क्या था? इमी ने नज़र पीछे किया, देखा चिंगहेंजुन दरवाजे पे खड़ा है। कुछ नहीं, वो महोदया की गाल पे एक बड़ा सा मच्छर बैठा था, वही मारा मैंने। ओह। आप चलिए, मैं पानी तैयार करती हूँ। हाँ, जल्दी करना, आज बाहर जाना है। हाँ चलिए, मैं पानी लाती हूँ कुछ ही देर में। चिंगहेंजुन जाने लगा। किस तरह इमी ने झूठ बोली, यूशी देखती रह गई। यूशी, कबीला में मच्छर होने लगा है। कक्ष में इत्र रखना मत भूलना। मुयांग पे ध्यान दो, याद रहे उसे ना काटे। इमी, कबीला के हर कोने में इत्र रखने के लिए दासों से कह देना, कुछ देर में भाग जाएगा।
जी, मैं कह दूंगी। गुस्से नज़र से घूरने के बाद इमी भी चिंगहेंजुन के पीछे चली गई। दूसरी तरफ लगभग 15 दिन सफ़र के बाद वांगजी जुइमिंग गांव पहुंचा। फिर एक हफ्ता बीत गया। सुबह नाश्ते के बाद चिंगहेंजुन नन्हे बेटे को लेकर आंगन में खड़ा है। लियांगहुआ को वो खुशी नहीं दे पाया। अब ना चाहते हुए भी उसे यूशी और मुयांग को अपना मानना पड़ रहा है। मैडम लैन चाहती थी चिंगहेंजुन यूशी की उम्मीद में खरा उतरे। लगता नहीं चिंगहेंजुन से ये हो पाएगा। भले ही वो मुयांग को गोद में लेता है, लेकिन उसके लिए यूशी और मुयांग दोनों ही अनजान हैं। वो बार बार पीछे के तरफ देखता रहा, क्योंकि यूशी अभी तक रूम से बाहर निकली नहीं है। उसे तैयार होने में और कितनी देर लगेगी? लगभग आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ मैं। तभी जुइमिंग गांव से एक जासूस वहां पहुंचा। बच्चा इमी के हाथ में देकर चिंगहेंजुन दरबार में चला गया। जासूस ने बताया गांव वालों को भड़काने कोई आया है। गांव वालों पे बातों का असर हो रहा है। चारों कबीला में बात पहुंचा चुका है वो, और आखिर में क्लाउड रिसेस आया है। अच्छा होगा जल्द से जल्द गांव वालों को रोका जाए, वरना हालात हाथ से निकल जाएगा। इतना बताकर वो निकल गया। चिंगहेंजुन ने भी यूसी से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। क्या आप इसलिए गुस्सा हो गए? मुझे ज़रूरी काम है, तुम जाओ और जी भर के मलाई लगाओ। ख़त्म हुआ तो और ला दूँगा। इतना कहकर चिंगहेंजुन जुइमिंग गांव के लिए निकल गया। क्या मेरी तैयार होना उनको इतना गुस्सा दिलाता है? थोड़ा वक्त तो लगती ही है तैयार होने में। जी भर के मलाई लगाओ से क्या मतलब था उनका? गुस्सा तो होगा ही, क्योंकि चिंगहेंजुन को कभी मैडम लैन की इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ज़्यादातर मैडम लैन ही हस्बैंड का इंतज़ार किया करती थी, चाहे दिन हो या रात। जब तक चिंगहेंजुन और बाकी के लोग जुइमिंग पहुंचा, पता चला जो लोग आए थे वो चले गए। कुछ दिन बाद वापस आएगा तैयारी के साथ। चिंगहेंजुन वांगजी को देख ही नहीं पाया। उसे तो पता भी नहीं है इस बार उसका सामना बेटे से होने वाला है। हालांकि वो अब बदल गया है। उसे लियांगहुआ के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं। अब वो किसी भी लड़की को अपने लिए रखैल के रूप में लेकर जाने से मना भी कर सकता है। उम्मीद है ये पार्ट पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।